हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ एसआई की एग्जाम जस्ट खत्म हुआ। अभी उम्मीद है कि अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर इसका जो आंसर की है वो भी पब्लिश हो जाएगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्शन लिंक भी ओपन हो जाएगा। अभी बहुत सारा कैंडिडेट, स्पेशली वो कैंडिडेट जो एवरेज आंसर किया है या फिर एवरेज से थोड़ा ऊपर आंसर किया है, वो कन्फ्यूज में है कि वो पीईटी के लिए तैयारी शुरू करे कि ना करे। अगर आप भी ऐसे आंसर किए तो आप भी कन्फ्यूज में है, राइट। तो देखो, इसीलिए ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं बात करूँगा आरपीएफ एसआई काट ऑफ के बारे में जो 2024 में जा सकते हैं। देखो, बहुत सारा फैक्टर्स हम लोग इसमें लेंगे, जैसे टोटल वैकेंसी कितना था, इसमें अटेंडेंस कितना था, कितना एप्लीकेशन हुआ था, फिर एग्ज़ाम शिफ्ट इजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारा कुछ। इसके ऊपर ही एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और जो काट ऑफ है उसके तरफ जाने की कोशिश करेंगे। वैसे देखो, मेरा ये सजेशन हमेशा रहता है कि काट ऑफ हम या फिर जितने भी आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, जो भी बताए उसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव ना करना, क्योंकि आप अपने एग्ज़ाम के ऊपर आप खुद कॉन्फिडेंट है, आप अपने एग्ज़ाम कैसे दिए हैं वो आप जानते हैं, ठीक है। तो अपने एग्ज़ाम के ऊपर कॉन्फिडेंट है तो बिल्कुल अभी से शुरू कर दो पीईटी के लिए तैयारी, क्योंकि एक बार आंसर दे दिया ना, मतलब जो रिजल्ट है वो निकल गया ना, उसके बाद आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन भी नहीं मिलेगा। तो उस बीच आप अगर चाहते कि शुरू करेंगे तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अभी से शुरू करो और एकदम पूरा मन लगा के पीईटी के लिए तैयारी शुरू करो, ये मेरा सजेशन है। फिर भी देखो, इस वीडियो से बहुत सारा कैंडिडेट को थोड़ा कॉन्फिडेंट भी मिल सकता है। तो देखो, बात करेंगे कि आरपीएफ एसआई काट ऑफ 2024 के बारे में। फर्स्ट देखो, ये देखेंगे कि कितना एप्लीकेशन इसमें डाला था। एक आरटीआई किया था, आरटीआई से ये पता चला लगभग ये जो टोटल टेबल देख रहे हो ना, ये इसमें इतना सारा वैकेंसी, मतलब जो एप्लीकेशन है 15,40,000 के आसपास टोटल एप्लीकेशन हुआ था। जिसमें से देखो, यूआर में लगभग 2,27,000 ओबीसी में लगभग 6 लाख के आसपास, एससी में लगभग करीब करीब 4 लाख के आसपास, एसटी में 1,42,000 के आसपास और ईडब्ल्यूएस में करीब करीब 99,000 के आसपास एप्लीकेशन हुआ था। पर इसमें कुछ पता नहीं चलता है। एक मतलब जितना अटेंडेंस देखा गया एग्ज़ाम हॉल में कि लगभग 50 से 52-3% के आसपास ये जो कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम देने गए। देखो, इसका ये मतलब है लगभग आधा से आधा कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गए, ठीक है। मतलब देखो, ये अगर इसमें तो ये पता नहीं चलता है कि कौन कैटेगरी से कितना जो एग्ज़ाम देने गए उससे वो पता नहीं चलता है, पर हम लोग एक एजम्पशन कर लेते हैं कि हर कैटेगरी से 50% के आसपास एग्ज़ाम देने गए। तो उस हिसाब से मैंने एक अप्रॉक्सीमेटली जितना डाटा है वो लिखा है कि इसका 52, मैं इसको 50 से 53-4% के आसपास एग्ज़ाम देने गया, तो मैं इसको एवरेज करके 52% के आसपास ले रहा हूँ कि 52% के आसपास कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गया। जिसमें देखो, यूआर में से करीब करीब 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट मिल रहा है जो एग्जाम देने गया है। ओबीसी से मिल रहा है करीब करीब 3,17,000 के आसपास कैंडिडेट, एससी से मिल रहा है 2 लाख के आसपास कैंडिडेट, एसटी से मिल रहा है 74,000 के आसपास कैंडिडेट, और जो ईडब्ल्यूएस से मिल रहा है लगभग 51,000 के आसपास कैंडिडेट जो एग्जाम अटेंड किया है। और देखो, वैकेंसी क्या है, वैकेंसी इतना ही था बस। इसमें देखो, जो वैकेंसी है ये मेल की है। मेल में यूआर में 157 वैकेंसी था, एससी में 57 वैकेंसी था, एसटी में 28 वैकेंसी था, ओबीसी में 104 वैकेंसी था, ईडब्ल्यूएस में 38 वैकेंसी था। ये मेल कैंडिडेट की बात हो रहा है। और फीमेल में देखो, जनरल में 28 कैंडिडेट, एससी में 10 कैंडिडेट मतलब वैकेंसी, ये वैकेंसी 10 वैकेंसी था, एसटी में 5 वैकेंसी था, ओबीसी में 18 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस में ओनली 7 वैकेंसी। और ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी की करीब करीब 10% वैकेंसी जो है एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व था, जिसमें 45 वैकेंसी निकल रहा है, ठीक है। ये था टोटल वैकेंसी। अभी देखो, आपको पता है कि इसमें सीबीटी ऑन बस एक ही है, इसमें 2 सीबीटी नहीं है। और जहां एक ही सीबीटी होता है और वैकेंसी इतना कम है, उधर आप मान के चलो कि काट ऑफ हाई जाएगा ही, ये मान के चलो। क्योंकि देखो, वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं है और एक ही सीबीटी है। एलपी में 2, 3, 4 मतलब 2 सीबीटी है, साइको है, मेडिकल है। इसी वजह से एलपी में इनिशियल जो सीबीटी ऑन की काट ऑफ वो कम जाते हैं। देखो कि ग्रुप डी में हमेशा काट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी में वैसे ही सेम सिस्टम है, सीबीटी के बाद पीईटी, राइट। इसीलिए ये सब एग्जाम में
कट ऑफ ज़्यादा ही जाते हैं। ठीक है, देखो अभी इसमें CBT ऑन से CBT 2 में करीब करीब ना 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। तो इसका मैं 10 गुना इसमें कर दिया। तो अभी जनरल में 1570 इतना कैंडिडेट CBT में क्वालिफाई करेंगे, मतलब PET के लिए जाएंगे। तो देखो अभी इसमें कंपटीशन कितना है वो समझो इसमें कंपटीशन कितना है। देखो जनरल का कंपटीशन जैसा भी हो हमेशा हाई जाता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी मतलब ये जो दूसरे कैटेगरी है, जनरल मतलब क्या, कोई अनरिजर्व, यूआर मतलब क्या, अनरिजर्व। इसमें SC ST OBC EWS जो भी है, जितना रिजर्व कैटेगरी है, उसमें से जिनको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा वो जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसीलिए जनरल में किसी भी कैंडिडेट एंटर कर सकते हैं, इसलिए जनरल के कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही जाते हैं और जो इसमें जो कंपटीशन है वो भी ज़्यादा ही होते हैं। इसीलिए आप इतना ओनली इतना जो है 1570 ये जो PET के लिए इतना सारा कैंडिडेट जाएंगे, इसमें देखो किसी भी कैटेगरी से जा सकते हैं। इसमें जिस कैटेगरी में जिनको अच्छा नंबर मिलेगा वो इसमें घुसेगा। तो वैकेंसी के हिसाब से अगर कितना एप्लीकेशन अटेंडेंस किया है एग्जाम में, उस हिसाब से करेंगे 1.5 लाख के साथ, तो इसमें करीब करीब 95 गुना, मतलब 95 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट चुनेंगे। ठीक है, एक कैंडिडेट सिर्फ PET के लिए सिलेक्ट होंगे। पर ये इससे एजम्पशन कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि किसी भी कैटेगरी से किसी भी कैंडिडेट को अगर अच्छा नंबर मिलेगा तो वो इसमें एंटर करेंगे। इसीलिए इसमें 95 गुना जो कैंडिडेट, मतलब 95 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट PET के लिए सिलेक्ट होंगे, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, इसलिए करीब करीब ये मान लो कि इतना कैंडिडेट एक कंपटीशन है। और देखो SC में कंपटीशन सबसे हाई है, क्योंकि लगभग कितना 2 लाख के आसपास अटेंड किया है एग्जाम में, और वैकेंसी था ओनली 57, यानी 570 कैंडिडेट, मतलब जो कैंडिडेट है वो PET के लिए सिलेक्ट होंगे। तो इसमें 350 कैंडिडेट में से एक ही कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे PET के लिए। तो समझ लो कितना कंपटीशन है, कितना टफ कंपटीशन है। 350 कैंडिडेट में से एक ही कैंडिडेट जो CBT ऑन क्लियर करेंगे PET के लिए। तो बहुत कैंडिडेट, मतलब इसमें जो SC कैटेगरी है इसमें बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। फिर देखो ST कैटेगरी में कितना 28 वैकेंसी था, मतलब 280 कैंडिडेट PET के लिए सिलेक्ट होंगे। तो इसमें जो अटेंड किया है लगभग 74,000 के आसपास जो कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम देने गया, ये मान के चल रहा है। तो इसमें लगभग 264, तो ये 264 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे PET के लिए। मतलब इसमें भी बहुत कंपटीशन है। OBC देखो 104 वैकेंसी था, और करीब करीब जो अटेंड किया है एग्ज़ाम 3,17,000 के आसपास एग्ज़ाम अटेंड किया। तो इसमें मान लो कि 305 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे PET के लिए। बहुत टफ कंपटीशन है। फिर देखो EWS में करीब करीब 38 वैकेंसी था, इसमें से देखो 51,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गया। तो इसमें 134 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट होंगे PET के लिए। तो इसमें भी कंपटीशन है, पर इसमें थोड़ा कम कंपटीशन है। फीमेल में भी वही देखो, इसमें 200 देखो, इसमें फीमेल ये जो है इसमें फीमेल मेल सब मिला के है। ठीक है, तो ये इन लोगों का भी वही सेम है, लगभग 680 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे PET के लिए। तो अब देखो जितना शिफ्ट हुआ एग्जाम की शिफ्ट, उसमें ये पता चलता है कि इसमें बहुत टफ शिफ्ट नहीं हुआ, इसमें इजी टू मॉडरेट शिफ्ट हुआ है, इजी टू मॉडरेट शिफ्ट हुआ है। लगभग 120 मार्क्स के, जो पता है कि टोटल मार्क्स एग्जाम की 120 था, इसमें से मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट एग्जाम शिफ्ट हुआ है। पर देखो एक चीज़ क्या है, एक चीज़ आप मानो कि ना मानो, एक सच है ये बात, जो ग्रुप डी के लिए तैयारी करते हैं, जो दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, उनका हर टाइम पढ़ाई होता है, हर टाइम पढ़ाई करते हैं, उतना भाग दौड़ करते नहीं है। पर जो RPF के लिए, जो डिफेंस के लिए तैयारी करते हैं, वो दिन के मैक्सिमम टाइम ही फील्ड में बिताते हैं। फिजिकल जो टेस्ट है, फिजिकल जो एक्सरसाइज है उसके अंदर ही रहे, तो वो उनको
पढ़ाई के लिए उतना टाइम नहीं मिलता है, और जब बाहर दौड़ भाग करके घर आते हैं तो पढ़ाई में उतना मन भी नहीं लगता है, मतलब इतना थकान हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए उनका थोड़ा पढ़ाई है वो उतना अच्छे से प्रिपरेशन वो उनका होता नहीं है, जिसके कारण उनका जो अटेम्प्ट है एग्जाम में, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट है विथ एक्यूरेसी, वैसे देखो ऑन 20 में 120 में से 120 ही कर सकते हैं, पर विथ एक्यूरेसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक्यूरेसी के साथ उतना दूसरे एग्जाम की तरह, जैसे ग्रुप डी में मानो वो एग्जाम की तरह उतना अटेम्प्ट विथ एक्यूरेसी होता नहीं है। इसीलिए जो इजी टू मॉडरेट एग्जाम है इसमें भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट किसमें 90 के आसपास, 90 टू 95 के आसपास, 120 में एग्जाम था, पर बहुत सा मैक्सिमम जो कैंडिडेट है 90 टू 95 के आसपास अटेम्प्ट किया है। इसमें से मान लो कि 5 से 7 तो माइनस जाएगा ही। एग्जाम हॉल में जो कॉन्फिडेंट आपको मिलता है, उस कॉन्फिडेंट बाहर जब निकलते देखेंगे उस कॉन्फिडेंट के बावजूद भी आपको करीब करीब 5 से 7 मार्क्स जो आंसर है वो रॉन्ग होता है। तो इसमें देखो जो मास नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना अटेम्प्ट कर रहा है, इसके ऊपर इस बार काट ऑफ तैयार नहीं होगा। जैसे एएलपी में मैंने बताया कि मास नंबर में जितना कैंडिडेट जितना नंबर के आसपास अटेंड करते हैं, काट ऑफ उसके आसपास ही जाते हैं। एएलपी में भी ये था, पर क्योंकि उसमें वैकेंसी बहुत था, इससे वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए जो मैक्सिमम एवरेज कैंडिडेट है उससे ऊपर जो आंसर करेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा सीबीटी में। मतलब क्या, 90 टू 95 के आसपास जो कैंडिडेट आंसर किए हैं, मानो कि ये एवरेज कैंडिडेट है, पर इससे ऊपर जो कैंडिडेट करीब करीब मान लो कि 100 के आसपास आंसर किए हैं, वो ही सीबीटी में सिलेक्ट होंगे। क्योंकि मैंने बताया कि इसमें वैकेंसी बहुत कम है, तो अगर एवरेज कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेंगे, एवरेज आंसर अटेम्प्ट किया विथ एक्यूरेसी, वो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेंगे, तो इतना ही वैकेंसी है, तो ये तो नहीं होगा ना, समझ रहे हो ना। क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा होने से ज़्यादा एवरेज कैंडिडेट जितना आंसर कर रहे हैं वो होता है, कम वैकेंसी होने से एवरेज के ऊपर कैंडिडेट, क्योंकि ऊपर बहुत सारा आंसर करते हैं विथ एक्यूरेसी, उनको बहुत सारा नंबर मिलेगा। जो ऊपर मानो कि 10 में से 5 और 6 आदमी किया है 90 के आसपास, पर बाकी जो 4 आदमी है वो किया है 90 के ऊपर, और वैकेंसी है 3, तो 90 के ऊपर जो है वही मिला, चारों आदमी से ही सिलेक्ट होगा ना, समझ रहे हो। तो ये बात है। तो इसलिए ये जो 100 के आसपास आंसर किए हैं 120 में से, उसमें मान लेते हैं कि 5 से 7 मार्क उनको माइनस होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत करके आए होंगे आंसर। तो इसी के ऊपर ही काट ऑफ होगा। ये रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मलाइज मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मलाइज तो इसके ऊपर ही जाएगा। रॉ मार्क्स जिनको ये मिल रहा है, आंसर शीट जब निकलेगा आंसर की, उसमें ये चेक करेंगे जो इतना मिल रहा है उसी से ही आप कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मलाइज मार्क्स तो इसके ऊपर जाएगा, तो करीब करीब मान लो कि इसके ऊपर ही जो एक्सपेक्टेड काट ऑफ है वो होगा। अभी देखो एक्सपेक्टेड काट ऑफ मैंने लिखा है कि जनरल में 95, 100 मैंने बताया 100 के ऊपर जनरल का, और जनरल में क्योंकि बहुत कंपटीशन होता है, सारे कैटेगरी से ऊपर जा सकते हैं आंसर जिनको अच्छा होगा। तो 95 प्लस माइनस 5 95 के मैक्सिमम 5 मार्क घट सकते हैं, 90 के आसपास हो सकते हैं, और जाए तो 100 के आसपास जा सकता है। ऐसे ऊपर जाने की चांसेस बहुत कम है, मैक्सिमम नीचे जाने की चांसेस होता है, 95 के आसपास 93, 92, 94 ऐसा ही जाने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। वैसे ओबीसी में भी 85 से प्लस माइनस सब में मानो कि प्लस होने की संभावना बहुत ही कम है, सब में माइनस होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। एससी कैटेगरी में 80 के आसपास 80 प्लस माइनस 5, एसटी में 65 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस में 80 प्लस माइनस 5। ये मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। और जो फीमेल में है उनका, जनरल के फीमेल में थोड़ा काट ऑफ कम जाएगा, उनमें जनरल में 80 प्लस माइनस 5 80 से कम जाएगा, ज़्यादा जाने की चांसेस बहुत कम है, पर जाएगा तो जाएगा 85 के अंदर ही रहेगा। ओबीसी 80 प्लस माइनस 5, एससी 78 प्लस माइनस 5, एसटी 70 प्लस माइनस 5। अब देखो जो ओबीसी और जनरल की काट ऑफ मैंने इसमें सेम दिखाया, क्योंकि इसमें वैकेंसी थोड़ा देखो, जनरल में 28 वैकेंसी है, ओबीसी 18 वैकेंसी है,
वैकेंसी के आसपास देखो वैकेंसी कम है ना, ये वैकेंसी के ऊपर कैलकुलेशन होगा। एसटी देखो 70 के आसपास, इतना काट ऑफ क्यों हाई हो रहा है? क्योंकि एसटी में ओनली 5 ही वैकेंसी है, समझ रहे हो, इसलिए उस हिसाब से जो काट ऑफ है वो हाई जाएगा। तो ये है ड्रॉपर क्लास से वो एनालिसिस, जो एनालिसिस के साथ काट ऑफ। तो अभी देखो काट ऑफ कुछ भी जा सकते हैं, ये इसको फाइनल मत समझो। अपना जो तैयारी है पीईटी के लिए वो 100% शुरू करो, ठीक है। काट ऑफ जो भी आए, जो भी दिखाए। तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आरपीएफ के ऊपर अगले मतलब टाइम से बहुत सारा वीडियो अपलोड करूँगा, जो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा उससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।